हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल कंसर्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसर्ट विद केएस सर के साथ। ये जो क्लास होने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये जो क्लास होने वाली है वो 10th क्लास के स्टूडेंट और 12th क्लास के स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं 10th और 12th में, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसे ही आप 10th क्लास पास आउट करते हो तो आपके सामने सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि भाई सब्जेक्ट कौन सी लें। बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी क्लियर होते हैं स्टार्टिंग से ही, उनको पता होता है कि हमको आगे जाकर के क्या करना है। उनका एक ड्रीम होता है, ड्रीम के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि भाई हमको ये लेना है और वो ले लेते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे डिसीजंस भी बदलते जाते हैं। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 70% या 60% या 80% पीपल ऐसे हैं कि एज के बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारे डिसीजंस बदलते जाते हैं। क्योंकि बचपन में हम कुछ और चाहते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो कुछ और चाहते हैं, उस वजह से तो डिसीजन बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो 10th के बाद में कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए ये इस क्लास को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप ये सब्जेक्ट लीजिए, ये डिसाइड आप ही करोगे। बट इस क्लास में जो अपॉर्चुनिटीज बताई जाएंगी कि भाई अगर आप साइंस लोगे तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, आर्ट्स लोगे तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कॉमर्स लोगे तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ये क्लास देखने के बाद आप सब्जेक्ट आराम से इजीली डिसाइड कर सकते हो आपके लिए कि आपके लिए कौन सी सब्जेक्ट बेटर है। हाँ, आपकी एफिशिएंसी और ये मतलब आपकी एफिशिएंसी आपको पता है कि भाई आप कितना क्रिएटिव माइंड वाले हो या आप कितना मैथमेटिक माइंड वाले हो, या आप चीज़ों को किस अकॉर्डिंग सोचते हो, किस अकॉर्डिंग देखते हो उनको। ठीक है, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को डिसाइड करिएगा। यहाँ पर मैं आपको केवल क्या बताऊंगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा कि आपको आगे जाकर के लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं अगर आप कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंड 12th वाले स्टूडेंटों के लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, मतलब जो स्टूडेंट 12th पास आउट हो चुके हैं उनके लिए। क्योंकि इस वाली क्लास में बताया जाएगा कि भाई 12th के बाद में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं। सपोज दैट आपने 12th साइंस से किया तो फिर क्या आप केवल नीट कर सकते हो या केवल एमबीबीएस कर सकते हो। आपने कॉमर्स लिया तो क्या कॉमर्स के बाद केवल सीए ही होता है या कुछ और भी होता है। तो इस बारे में एक क्लास होने वाली है। तो 12th क्लास वाले स्टूडेंटों के लिए भी जो पास आउट हो चुके हैं 12th में, उनके लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वाली क्लास में बताया जाएगा कि 10th और 12th के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है। और इस क्लास की एक और खास बात, इस क्लास में हमारी इस क्लास में वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बताई जाएंगी आपको जो बहुत जल्दी जॉब आपको मिल सके। मतलब 10th के जस्ट बाद में आपको जॉब मिल जाएगी, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी बताएंगे हम। हाँ, मेहनत आप ही करोगे, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मैं केवल बता सकता हूँ जितना मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। एंड 12th के बाद में क्या करेंगे, जल्दी जॉब मिल जाए, 10th के बाद में क्या करेंगे, जल्दी जॉब लग जाए। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हम आपको इस क्लास में बताने वाले हैं। और लास्ट में जाकर के आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंटों के लिए स्पेशल चीज बताने वाले हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, पूरा कंप्लीट देखें और कंसेप्ट को अच्छे से समझें। तो देखते रहिए और बने रहिए कंसर्ट विद केएस सर के साथ। और मैं पहले ही कह देता हूं, अगर इस क्लास में कोई मिस्टेक हो तो उस मिस्टेक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, अगर हम बात करें कि 10th और 12th के बाद भाई क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 10th के बाद में कौन सी सब्जेक्ट लें। और अगर 10th में आपने साइंस सब्जेक्ट, मतलब 11th में आकर के आपने साइंस सब्जेक्ट ले ली है, तो साइंस सब्जेक्ट लेकर के 11th कर लिया आपने, 12th कर लिया, अब क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं भाई कि अगर आपने साइंस ले लिया है, मान के चलिए कि आप 11th क्लास में आ गए हो, 10th पास आउट हो गए हो, अब रिजल्ट नहीं आया है हालांकि राजस्थान में, तो आप सपोज दैट कि भाई 10th पास आउट हो चुके हो, आपने साइंस ले लिया है। एंड साइंस लेने के बाद में 11th और 12th आपने साइंस से किया, चाहे वो पीसीबी हो चाहे पीसीएम हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो, कोई सा भी स्ट्रीम हो। ठीक है, तो आपने साइंस ले लिया है। अब साइंस लेने के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल हैं। तो जैसे जैसे हम जॉब अपॉर्चुनिटी देखते जाएंगे आपके माइंड में क्लियर होता जाएगा कि भाई हाँ, मैं इस जॉब के लिए बना हूँ या मैं इस जॉब के लिए बनी हूँ, ये आपको ही सोचना है। और लास्ट में जब ये क्लास कंप्लीट हो जाए तो अपने अपने जो आपने सोचा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भाई मैं ये सब्जेक्ट लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ एंड मुझे आगे ये करना है। और नहीं भी बताना चाहते हो तो मत बताइए, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। सपोज दैट आपने 11th और 12th में साइंस ली है आपके पास। अब साइंस में दो स्ट्रीम होते हैं, एक पीसीबी होता है, एक पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और कुछ बच्चे बड़े स्पेशल होते हैं, वो दोनों ही ले लेते हैं, एक साथ दो भी ले सकते हो आप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो है ही, मैथमेटिक्स और जोड़ दो दोनों आ जाएंगे। तो आप दोनों भी ले सकते हो, आप एक भी ले सकते हो। सपोज दैट पहले बात कर लेते हैं अपन पीसीबी वालों की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों की।
इनके लिए सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर जो है वो है नीट। क्या है भाई? नीट है। सब अधिकतर स्टूडेंट चाहते हैं, मतलब साइंस लेने वाला, वो भी पीसीबी लेने वाला, मतलब ऐसा बोल सकते हैं 80% या 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पीसीबी लेते हैं ताकि वो क्या करें? नीट करें। नीट्स क्या होगा? एमबीबीएस करें भाई, आगे जाकर के उनका सपना ये होता है एमबीबीएस करें, उसके बाद में पीजी करें और एक अच्छा सर्जन डॉक्टर वो बने, उनका सबका सपना ये होता है। ठीक है, तो सबसे पॉपुलर अपॉर्चुनिटी क्या है भाई? नीट करें। नीट में देखो 720 नंबर का आपका एग्जाम पेपर होगा। ठीक है, 720 एक क्या एंट्रेंस एग्जाम है ये, तो 720 नंबर का आपका क्या होगा? एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम में आपकी रैंक डिसाइड करेगी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। क्या डिसाइड करेगी? आपकी रैंक डिसाइड करेगी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल रहा है तो ये भी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रैंक डिसाइड करेगी। अब अगर बात करें तो भाई नीट में होगा क्या भाई? अधिकतर बच्चे चाहते हैं एमबीबीएस करना। क्या चाहते हैं? एमबीबीएस करना, फिर पीजी करना। अगर मान के चलो कि किसी को एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, 95% स्टूडेंट सबसे पहले एमबीबीएस को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि एमबीबीएस नीट में सबसे अच्छा माना जा रहा है। ठीक है, तो एमबीबीएस सभी करना चाहते हैं नीट वाले स्टूडेंट। अगर मान के चलो कि एमबीबीएस नहीं हुआ या नहीं मिल रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं भाई? बीडीएस कर सकते हैं। बीडीएस में आप क्या बनोगे? डेंटिस्ट बनोगे। आजकल तो बहुत सारे बच्चों के दांत खराब हो गए हैं, आपको पता है। ठीक है, तो डेंटिस्ट में अपॉर्चुनिटी है, तो डेंटिस्ट बन सकते हैं। BHMS कर सकते हो, जिसमें होम्योपैथिक बन सकते हो आप। ठीक है, होम्योपैथिक दवाएं जो देते हैं आप होम्योपैथिक बन सकते हो। उसके बाद में बी फार्मा कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट 12th के बाद में बी फार्मा कर लेते हैं। बी फार्मा में क्या होता है भाई? आप दवाइयां बना सकते हो, दवाइयां बेच सकते हो, मेडिकल खोल सकते हो, कुल मिलाकर के सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है इसमें। तो बी फार्मा भी आप कर सकते हो आफ्टर 12th। BPT कर सकते हो, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं, तो वो भी कर सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो फिजियोथेरेपिस्ट भी आप बन सकते हो। तो ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं किन के लिए? पीसीबी वाले स्टूडेंटों के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो लेते हैं, मतलब इन्होंने 11th और 12th में पीसीबी लिया है, उनके लिए ये सारे ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लगता है कि भाई डेंटिस्ट बनना है, होम्योपैथिक बनना है, या मेडिकल खोलना है, दवाइयां बनानी है, बेचनी है, फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, जो भी आपको बनना है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। एमबीबीएस आप कर सकते हो। अधिकतर चॉइस यही होती है बच्चों की। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, अगर आगे बात करें तो BAMS कर सकते हो, आयुर्वेदिक फील्ड में जा सकते हो। आयुर्वेदिक फील्ड में आजकल तो काफी चर्चाओं में है आयुर्वेदिक फील्ड, तो आप BAMS करके आयुर्वेदिक फील्ड में जा सकते हो। नर्सिंग कर सकते हो। एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है? नर्सिंग कर सकते हो। और नर्सिंग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल गर्ल्स ही कर सकती हैं, बॉयज भी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो नर्सिंग कर सकते हो। तो एक अपॉर्चुनिटी ये है। BSc कर सकते हो। सिंपल क्या कर सकते हो? BSc कर सकते हो। BSc करने के बाद MSc कर सकते हो। अब देखिए, BSc जो होता है वो 3 ईयर का होता है, MSc जो होता है 2 ईयर का होता है। अगर इसमें और आगे अपॉर्चुनिटी देखें तो MSc करने के बाद आप नेट दे सकते हो। क्या दे सकते हो? नेट का एग्जाम दे सकते हो। नेट दे सकते हो। देन उसके बाद में अगर आप नेट क्वालिफाई हो जाते हो, उसके बाद में आप प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो। JRF मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। JRF मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज किसके लिए हैं? ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो स्टूडेंट क्या लेते हैं? पीसीबी लेते हैं। और भी अपॉर्चुनिटीज है, हाँ, इनके लिए गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी सभी के लिए है, चाहे पीसीबी हो, चाहे पीसीएम हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट जॉब्स मतलब गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे कि एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, आरएएस राजस्थान में अगर बात करें आरएएस जो हो गया, अगर एमपी में बात करेंगे तो एमपी पीसीएस हो जाएगा, यूपी में बात करेंगे तो यूपी पीसीएस हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की। ठीक है, तो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम आपका कुछ भी स्ट्रीम है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, आप दे सकते हो। यूपीएससी आपका कोई सा भी स्ट्रीम है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, आप दे सकते हो। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो ये तो पहले हमने बात कर ली पीसीबी वाले स्टूडेंटों के लिए। अब कर लेते हैं पीसीएम वाले स्टूडेंटों के लिए। देखिए, तो अब पीसीएम वाले स्टूडेंटों के लिए बात करना चाहें तो सबसे फेमस भाई जेईई। ठीक है, अगर जेईई करते हो, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेईई मेंस अगर आप क्लियर करते हो तो आपको मिलेगा एनआईटी। क्या मिलेगा? एनआईटी। काफी अच्छे होते हैं, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप जेईई मेंस के साथ एडवांस देते हो, मतलब एडवांस करते हो, तो फिर आपको मिलता है आईआईटी, जो कि काफी पॉपुलर है। ठीक है,
तो मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए मतलब PCM मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंटों के लिए क्या होगा भाई, या तो आप जेई मेंस कर लीजिए, NIT मिल जाएगा, या जेई मेंस के साथ में एडवांस कर लीजिए, IIT आपको मिल जाएगा। और IIT कॉलेजों में अपॉर्चुनिटीज भर भर के है, ठीक है ना, आपको ये सब पता है। अब आगे देखिए और भी अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें। बीटेक कर सकते हो भाई, सिंपल बीटेक कर सकते हो, आपको ग्रेजुएशन का क्या मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद आप जॉब कर सकते हो, मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। BSc कर सकते हो एज इट इज वही, इसमें मैथमेटिक्स आ जाएगा, उसमें बायोलॉजी आया था, ठीक है, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, देखो BSc जो है वो दोनों कर सकते हैं, मतलब PCB वाले भी कर सकते हैं और PCM वाले भी कर सकते हैं। PCB वाले करेंगे तो उनके पास सब्जेक्ट रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और PCM वाले करेंगे तो BSc में उनके पास सब्जेक्ट क्या रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। 3 साल का क्या है, ग्रेजुएशन कोर्स है। उसके बाद MSc कर सकते हो, 2 साल का है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स बोलते हैं। उसके बाद नेट दे करके आप क्या कर सकते हो, नेट दे करके आप प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो। काफी अच्छी लाइफ स्टाइल है, काफी अच्छी जॉब है। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स वाले बच्चे NDA ज्वाइन कर सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी वाला एग्जाम आप दे सकते हो। रेलवे में जा सकते हैं मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट, और पायलट बन सकते हैं। किसी को लग रहा है कि भाई हवाई जहाज ही उड़ाना है तो हवाई जहाज उड़ाइए, किसने मना किया है, ठीक है, पायलट बनिए, पायलट बन करके आप क्या उड़ा सकते हो, एरोप्लेन उड़ा सकते हो, हवाई जहाज उड़ा सकते हो। तो ये मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंटों के लिए था, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंटों के लिए हो गया, अब आया है कॉमर्स वाले स्टूडेंटों के लिए। अब देख लेते हैं कि भाई कॉमर्स वाले स्टूडेंटों के लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो देखिए, सबसे पहले सबसे फेमस मैं भी शायद चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। कॉमर्स वाले अधिकतर स्टूडेंट क्या करना चाहते हैं, CA चार्टेड अकाउंटेंट, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर CA एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है, CA चार्टेड अकाउंटेंट। और इसके अलावा एक है CS कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी जॉब होती है CS। और एक होता है CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ठीक है। तो एक CMA भी होता है जो कि कंपनी के मैनेजमेंट को देखने का काम करता है, अकाउंट से रिलेटेड सारी चीजें। बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम आप जानते हो ग्रेजुएशन लेवल का क्या है, कोर्स है, 3 साल का होता है। उसके बाद MCOM कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, 2 साल का होता है। उसके बाद आप अकाउंटेंट के रूप में कहीं ज्वाइन कर सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर अपन एक और देखें तो आफ्टर 12th आप BBA कर सकते हो। ये क्या है भाई, BBA बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, ये कोर्स होता है BBA के बाद में आप क्या कर सकते हो, MBA कर सकते हो, और MBA के बारे में आप सभी जानते हो, ठीक है, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स होता है ये। और अगर MBA में अगर आपका रैंक अच्छा है तो वो आप मतलब आपका कॉलेज अच्छा है MBA में, तो फिर आपकी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। आपने MBA के बारे में बहुत सुना होगा, MBA में अगर आपका कॉलेज बहुत अच्छा है तो फिर क्या होता है कि आपका सैलरी पैकेज काफी अच्छा होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट भाई, बीकॉम और LLB कर सकते हो, बीकॉम और LLB भी साथ हो सकती है, ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चे बीकॉम और LLB कर सकते हैं, इतना आपको याद रखना है कि भाई किसी को लॉयर ही बनना है, कॉमर्स ले लिया उसने तो वो बीकॉम और LLB कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंटों के लिए क्या थी, अपॉर्चुनिटीज थी। अब नेक्स्ट आगे और देखते हैं। अब आता है भाई आर्ट्स वाले स्टूडेंटों के लिए, कि भाई आर्ट्स वाले स्टूडेंटों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ये बच्चे कभी कभी अपने आप वैसे ही टेंशन ले लेते हैं बेचारे, जबकि टेंशन लेने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। आर्ट्स कोई खराब सब्जेक्ट है नहीं, आर्ट्स अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, अगर आपके पास आर्ट्स है बहुत अच्छी बात है कि आर्ट्स है, ठीक है। साइंस और कॉमर्स भी बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, आपको ऐसा बिल्कुल गुस्सा नहीं होना है मुझ पर कि सर ने तो बोल दिया आर्ट्स बहुत अच्छा है, साइंस और कॉमर्स के बारे में तो बोला ही नहीं। साइंस और कॉमर्स भी बहुत अच्छा है, सब अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, किसको किस चीज मतलब किसको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, मुझे तीनों ठीक लगती हैं, तो मैं आपको तीनों के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए आर्ट्स, और पर्सनली अगर बात करूँ तो पर्सनली जो सब्जेक्ट मैं टीचिंग करता हूँ, जिसको मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, आर्ट्स की बात करें तो भाई आप BA कर सकते हो। अधिकतर स्टूडेंट आर्ट्स लेने के बाद BA करते हैं, ठीक है। 3 साल का क्या है, ये ग्रेजुएशन कोर्स होता है। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो भाई, MA कर सकते हो, 2 साल का ये क्या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। उसके बाद में आप नेट कर सकते हो, हर 6 महीने में एक बार होता है। नेट करने के बाद आप प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो, या फिर आपने BA कर लिया, MA कर लिया, B.Ed करके आप फर्स्ट ग्रेड का दे सकते हो एग्जाम, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड टीचर की बात कर रहा हूं मैं आपके से यहाँ पे। आगे देखिए, एक और है आर्ट्स वालों के लिए, BCA कर सकते हो। BCA क्या है, कंप्यूटर कोर्स है, ठीक है। BCA क्या है, एक कंप्यूटर कोर्स है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स है एक। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी किस में जा सकते हैं, कंप्यूटर फील्ड में जा सकते हैं। नेक्स्ट
BHM कर सकते हो, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। और अगर आपका कोर्स बहुत अच्छी जगह, अच्छी यूनिवर्सिटी वगैरह से है तो फिर आपका सैलरी पैकेज इसमें भी काफ़ी होता है, इतना याद रखना है, ठीक है। BGMC, हाँ ये भी इंटरेस्ट की बात है, आपको ये सब जॉब अपॉर्चुनिटीज मैं बता रहा हूँ, पर आपको जो ठीक लगता है आपके अकॉर्डिंग, आपका मतलब जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, ठीक है। BJMC करके जर्नलिस्ट बन सकते हो, अगर आपको लगता है कि भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंट काफ़ी अच्छा है, आप बहुत अच्छा स्पीच देते हो, बहुत अच्छी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो और बहुत अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हो, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहिए। और फिर आपको क्या बनना चाहिए, जर्नलिस्ट बनना चाहिए। और जर्नलिज्म का कोर्स करके आप बहुत जो अच्छे अच्छे चैनल्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो और अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो। अभी तो सोशल मीडिया का काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो आपको अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो। बस इसके लिए चाहिए ये कि आप में अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चीज़ों को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ, फिर आप में ये क्वालिटी है। नेक्स्ट BFA कर सकते हो, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट पेंटर। पेंटर जैसे कि एक मेरी स्टूडेंट भी हैं जो कि पेंटिंग का काम करती हैं और बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हैं, बहुत अच्छी पेंटर हैं वो, तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हैं। तो इसके लिए एक डिग्री होती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट पेंटर बनने के लिए। अब अगर आप ये डिग्री कर लेते हो तो इसमें सब मतलब सबसे तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा आपका क्या रहेगा, सैलरी पैकेज रहेगा, ठीक है। अगर ये डिग्री कर लेते हो फिर आप प्रोफेशनल बन जाते हो, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल बन जाते हो तो आपके पास एक ऑथेंटिक डिग्री होती है, फिर लोग मानते हैं, लोगों को विश्वास होता है कि भाई आपको ये चीज़ आती है और अगर आप करके दोगे तो बहुत प्रोफेशनली रूप में करके दोगे, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज होता है। पेंटर मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि छोटा मोटा ऐसे ही बन गया, बिल्कुल नहीं, ये डिग्री करिए आप, उसके बाद में आपकी काफ़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आर्ट्स वालों के लिए थी। नेक्स्ट देखते हैं। और एनिमेशन, भाई देखो एनिमेशन इन द सेंस, जैसे कि आपने यूट्यूब वगैरह पर देखा होगा ना, काफ़ी वीडियो वगैरह हम देखते हैं, तो वीडियो वगैरह में काफ़ी एनिमेशन आते हैं, तो एनिमेशन के लिए भी क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है। अलग अलग टाइम ड्यूरेशन का कोर्स होता है, तो एनिमेशन वाला कोर्स आप कर सकते हो, टूरिज्म वाला कोर्स आप कर सकते हो, ठीक है भाई। टूरिज्म वाला कोर्स कर लीजिए, कोई भी एक अच्छी लैंग्वेज सीख लीजिए और टूरिज्म में क्या कर सकते हैं आप, अच्छा अपना करियर देख सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अगर आपको घूमना फिरना पसंद है, काफ़ी नई नई जगहों पर जाना, नए नए लोगों से मिलना, ये सब चीज़ें ठीक लगता है आपको, तो फिर आप क्या कर सकते हो, टूरिज्म का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। अब नई नई जगह पर जाना आपको पसंद है, नए नए लोगों से मिलना पसंद है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई लैंग्वेज में डिफरेंस होगा, सबकी लैंग्वेज में डिफरेंस होगा, तो फिर इसके लिए आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, और जो लैंग्वेज आपने सीखी है उसी क्राइटेरिया के अंदर का आप क्या कर सकते हो, टूरिज्म मतलब लोगों को हेल्प कर सकते हो या लोगों के साथ घूम सकते हो या उनको घुमा सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई हम कि चाहे आपके पास आर्ट्स है, चाहे आपके पास साइंस है, चाहे, एक मिनट मैं इधर लिख देता हूं, चाहे आपके पास आर्ट्स है, चाहे आपके पास साइंस है, चाहे आपके पास कॉमर्स है, गवर्नमेंट एग्जाम सभी दे सकते हैं, ठीक है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम सभी दे सकते हैं, कुछ कुछ क्राइटेरिया भी रखे जाते हैं, लेकिन हाँ यूपीएससी सभी दे सकते हैं। आरएएस राजस्थान की बात करूं तो आरएएस सभी दे सकते हैं। एमपी की बात करेंगे तो एमपीपीसीएस हो जाएगा, ठीक है। अगर यूपी की बात करेंगे तो यूपीपीसीएस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, आरएएस इन द सेंस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम्स जो होते हैं, स्टेट सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन एग्जामों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो राज्य के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर कराए जाते हैं। जैसे कि राजस्थान में बात करेंगे तो आरएएस, जिससे क्या बनते हैं अपन, उप जिला अधिकारी बनते हैं। यूपीएससी, जिससे सबसे बड़ी जो अगर जॉब देखें यूपीएससी में तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आईएएस आता है, ठीक है, जिला अधिकारी जिसको बोलते हैं, डीएम जिसको बोलते हैं, तो ये देखना है। तो यूपीएससी कर सकते हो, आरएएस कर सकते हो। अभी सबसे ज्यादा जो क्रेज है वो है यूपीएससी का। अभी सबसे ज्यादा क्रेज किसका है भाई, यूपीएससी का भी सबसे ज्यादा क्रेज है। अगर आप करना चाहते हो यूपीएससी तो आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है, जो मुझे लगता है मैं बता देता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। यूपीएससी करने के लिए सबसे बेस्ट है कि अगर स्ट्रीम आपका कोई सा भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके पास आर्ट्स स्ट्रीम होता है तो काफी अच्छा है, क्योंकि उसमें 11th एंड 12th में आप कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, वहाँ पे आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, पॉलिटी पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, ये सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी आप पढ़ सकते हो।
और यूपीएससी में जीएस के जो 4 पेपर होते हैं उनमें यही सारी सब्जेक्ट आती हैं। इकोनॉमिक्स भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप नॉर्मली पहले से ही एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो तो फिर क्या है कि भाई प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि यहाँ पे आपको सक्सेस थोड़ी जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि केवल आर्ट्स वाले बच्चों का ही नंबर आता है। साइंस वाले, बीटेक वाले, इंजीनियरिंग, ये काफी स्टूडेंट हैं जो बहुत जल्दी यूपीएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं या सिलेक्शन ले रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि भाई आपकी एफिशिएंसी कितनी है, ये डिपेंड करता है कि आपने मेहनत कितनी की है, ये डिपेंड करता है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है, ये डिपेंड करता है कि आपने एनसीईआरटी वगैरह को कितने अच्छे से कंप्लीट किया है टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यूपीएससी कोई भी कर सकता है, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, इतना याद रखना है। आरएएस मतलब स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होते हैं, आरएएस की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम, स्टेट। तो इसमें क्या कर सकते हो, आरएएस कोई भी कर सकता है, चाहे आप आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, कोई भी दे सकता है। इसके लिए भाई हाँ, अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो भाई क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम में। इसमें भी आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब चाहे बीए कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए, बीकॉम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो फिर यूपीएससी और आरएएस आप दे सकते हो। आरएएस राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मात्र ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन में परसेंटेज भी नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत सारे एग्जाम, मतलब कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है। यूपीएससी वगैरह में कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। आपकी परसेंटेज 50-40 भी है तो भी आप यूपीएससी दे सकते हो, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा चलते हैं आगे। भाई जल्दी जॉब जिनको चाहिए, अब देख लेते हैं कि भाई ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं कि भाई हमको तो बहुत जल्दी ही जॉब करनी है, हमको तो बहुत जल्दी जॉब चाहिए, ठीक है, फैमिली को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो उस वजह से क्या है कि भाई बहुत जल्दी जॉब चाहिए, तो उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे कि जो स्टूडेंट 12th पास आउट हो चुके हैं, अगर जल्दी जॉब चाहिए तो बीएसटीसी कर सकते हैं, 2 ईयर का होता है। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, उसके बाद 3rd ग्रेड टीचर बन सकते हो बीएसटीसी करने के जस्ट बाद में, ठीक है। जैसे वैकेंसी निकलेगी तब की मैं बात कर रहा हूँ। 2 साल का आपका क्या होगा, बीएसटीसी होता है। अब एसएससी के अंदर ऐसी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो 10th लेवल, मतलब 10th क्लास पास आउट जिनकी एलिजिबिलिटी है, या 12th क्लास पास आउट जिनकी एलिजिबिलिटी है। अब वो देख लेते हैं भाई। फर्स्ट नंबर पर अगर अपन देखें तो एमटीएस, फर्स्ट नंबर पर अगर अपन देखना चाहें तो क्या है भाई, एमटीएस है, मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। तो एमटीएस एक वैकेंसी है जिसमें एलिजिबिलिटी क्या है, 10th पास आउट होने चाहिए आप। पर इसमें भी कंपटीशन है। कंपटीशन इसमें क्यों है, क्योंकि इसको जो यहाँ पे जी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भी एमटीएस का एग्जाम देते हैं। ये एसएससी के अंतर्गत ही आता है। तो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भी किसका एग्जाम देते हैं, एमटीएस का एग्जाम देते हैं, जो कि एसएससी के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें कंपटीशन तो ऑब्वियसली बात होगा। अगर आगे बात करें, CHSL कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, ठीक है। इसमें जो एलिजिबिलिटी रखी गई है ये भी एसएससी के अंतर्गत आता है। इसमें जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो 12th पास के रखी गई है, और इसमें भी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। मतलब इसमें भी कंपटीशन तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये एसएससी के अंतर्गत है, लेकिन 10th पास एलिजिबिलिटी है, 12th पास एलिजिबिलिटी है। अगर आप अच्छे से कंप्लीट करते हो तो जॉब जल्दी लगने के चांस हैं। और सब्जेक्ट क्या आएंगे, तो देखो भाई, मैथमेटिक्स आएगा, 4 सब्जेक्ट इनके लिए हैं। मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, और एक जीएस आता है, जनरल स्टडीज, जिसको अपन बात करते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर का भाई एसएससी के अंतर्गत ही होता है जीडी। क्या होता है, एसएससी के अंतर्गत ही होता है जीडी, जनरल ड्यूटी जिसको बोलते हैं। 10th पास आउट इसमें क्या है भाई, 10th पास आउट इसकी एलिजिबिलिटी है। अगर आप 10th पास आउट हैं तो आप जीडी का एग्जाम दे सकते हो। स्टेनोग्राफर का एग्जाम भी आप दे सकते हो। इसमें जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो 12th पास आउट रखी गई है। मतलब आप 12th पास आउट कर चुके हो तो आप स्टेनोग्राफर का एग्जाम दे सकते हो। हाँ, इसमें मैथमेटिक्स नहीं आती है, बट इंग्लिश का वेटेज बढ़ जाता है। स्टेनोग्राफर में मैथमेटिक्स नहीं आती है, बट इंग्लिश का वेटेज बढ़ जाता है। मतलब इसमें आपको इंग्लिश पर थोड़ा ज्यादा अच्छे से कमांड करना पड़ता है। मैथमेटिक्स स्टेनोग्राफर में नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 12th पास आउट वैकेंसी है, बट इसकी वैकेंसी क्या हर साल नहीं निकलती है, काफी टाइम लगता है वैकेंसी निकलने में। मतलब काफी साल निकल जाते हैं, उसके बाद में वैकेंसी आती है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो 12th पास आउट, मतलब 12th पास आउट जिसकी एलिजिबिलिटी है, पर हर साल ये नहीं निकलती है, ये प्रॉब्लम है। आगे देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने आपसे बोला था कि भाई आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बातें हैं, वो क्या है। देखिए भाई, कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंटों की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब कॉमर्स वाले स्टूडेंटों की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वही आर्ट्स वाले स्टूडेंटों के लिए भी अवेलेबल हैं,
और आर्ट्स वाले स्टूडेंटों की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो कॉमर्स वाले स्टूडेंटों के लिए भी अवेलेबल हैं। मतलब जो स्टूडेंट आर्ट्स में हैं वो कॉमर्स वाले फील्ड में जा सकते हैं, और जो स्टूडेंट कॉमर्स में है वो आर्ट्स वाले फील्ड में आ सकते हैं। 95 या 90% के समथिंग ऐसा है। मतलब अधिकतर क्या, मैं 95% की बात कर रहा हूँ, जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग 95% के अकॉर्डिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी ऐसी हैं जो कॉमर्स वालों के लिए हैं वो आर्ट्स वालों के लिए भी हैं। मतलब जो कॉमर्स वाले कर सकते हैं 90 या 95% आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी वो जॉब अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे मैंने 100% बिल्कुल नहीं बोला है, मैं आपको ये श्योरिटी दे दूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको 90% या 95% के समथिंग बताया है, क्योंकि कुछ डिफरेंस भी हो सकते हैं, मतलब कुछ डिफरेंस भी हैं। अब आगे देख लेते हैं भाई। अब एक मैंने स्पेशल बात की है यहाँ पे, स्पेशल जिनको लॉयर बनना है। जैसे कि आप सबको पता है कि भाई केस लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है, और लॉ फील्ड में वैकेंसी भी अभी है। ठीक है, बच्चियों के लिए भी वैकेंसी है, बच्चों के लिए भी वैकेंसी है। तो जिनको लॉयर बनना है 12th के बाद में, तो भाई आप क्लैट कर सकते हो। ठीक है, क्लैट क्या है, एक कॉमन लॉ एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट है या एडमिशन टेस्ट है। ठीक है, 5 साल का मानते हैं भाई, 5 साल का होता है। आपने LLB का नाम अच्छे से सुना होगा, 3 साल का होगा भाई। ठीक है, LLB देखिए ये क्या है, एक क्लैट क्या है, एक ग्रेजुएशन है भाई। इसके बाद में जैसे कि आपको पता है कि भाई LLB कितने साल का होता है, 3 साल का होता है। इसमें भी 3 अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। आप लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हो। लॉ फर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि कुछ कंपनियों के कुछ लॉयर फिक्स होते हैं, वो लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो भाई आप खुद के। प्राइवेट प्रैक्टिस में क्या है, आप पहले किसी के अंडर में काम करोगे, देन उसके बाद में आप खुद प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। जज बन सकते हो भाई आप। जज बनने के लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा, पर पहले क्लैट के बाद में वो एग्जाम होता है, और उस एग्जाम का मतलब वो एग्जाम किस टाइप का होगा, जुडिशरी एग्जाम होगा। क्या, कौन सा एग्जाम होगा, वो जुडिशरी एग्जाम होगा। क्लैट के बाद में वो एग्जाम होगा, फिर उसको जैसे ही आप पास आउट करोगे तो आप क्या बन सकते हो, जज बन सकते हो। इतना आपको याद रखना है। तो जिनको लॉयर बनना है, जिनको जज बनना है, काफी पावर होती है काफी पावरफुल जॉब है लॉयर। आपको पता है लॉयर से कोई नहीं भिड़ता है फालतू। ठीक है, मतलब कोई ऑथेंटिक बात है तो ही बात करी जाती है उससे, बाकी फालतू कोई नहीं बोलता है उससे। तो काफी पावरफुल जॉब है, अच्छी जॉब है। बट फिर भी मेरा कहना यही है कि अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट हो तो ही आप उसको ज्वाइन करें, या तो ही आप उसकी स्टडी करें, या तो ही आप उसमें अपने एफर्ट्स लगाएं। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ना लगाएं, क्योंकि होता क्या है, अधिकतर स्टूडेंट क्या तैयारी करने के लिए चले जाते हैं, वहाँ पे आपका बहुत सारा मनी लॉस हो जाता है। आपका इन द सेंस आपके घर वालों का, आपके पेरेंट्स का मनी लॉस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद टाइम कंज्यूम प्रोसेस होती है बहुत सारी, तो मतलब टाइम भी लग जाता है। तो आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उस फील्ड को ज्वाइन करें। अगर आपको किसी एक फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हो, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से अपने पूरे एफर्ट्स लगा करके, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको जॉब मिल जाएगी। बट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है या आप अच्छे से मेहनत नहीं करते हो तो फिर जॉब लगना काफ़ी टफ है, काफ़ी कठिन है। क्योंकि आप सभी को पता है कि कंपटीशन कितना हायर लेवल का होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता हुआ जा रहा है, उस वजह से आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इतना तो आपने देख लिया, अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है अपना। ठीक है, तो ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज थी। अब अगर आगे हम बात करें तो जो स्टूडेंट, तो 12th वाले स्टूडेंटों के लिए तो कंप्लीट हो चुका होगा कि भाई हाँ हमको किस में जाना है, यूपीएससी करना है या आरएएस करना है। यूपीएससी के बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहें यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंटों में इसका क्रेज काफ़ी होता है। तो जैसे कि देखो, एक प्री एग्जाम होता है, एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, प्री में बात करें तो कितने पेपर, 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक जीएस का होता है, एक किसका होता है, सी सेट का होता है। ठीक है, इसमें बात करें तो इसमें 4 तो किसके होते हैं, जीएस के होते हैं, जनरल स्टडीज, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सारी चीजें आ जाती हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, सोसाइटी, एथिक्स वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। देन उसके बाद में 2 आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, तो 2 एग्जाम उसके होते हैं, 4 और 2 6। उसके बाद में एक ऐसे का होता है, मतलब ये कितने हो गए, 6 और 1 7 हो गए। उसके बाद में 2 एग्जाम जो होते हैं आपका, एक जनरल हिंदी का होता है, मतलब अनिवार्य हिंदी, और एक अनिवार्य अंग्रेजी का होता है। मतलब टोटल 9 एग्जाम मेंस में आपके होते हैं। फिर लास्ट में आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। और अगर इसमें से आप किसी में भी फेल हो गए तो फिर से आपको क्या देना पड़ेगा, प्री एग्जाम देना पड़ता है। पर इसको जैसे ही आप पास आउट करते हो तो आपको रैंक के अकॉर्डिंग, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको आईएएस मिलेगा। और हाँ, इसमें प्रेफरेंस भी बढ़ते हैं, जैसे कि आपने प्रेफरेंस में अगर पहले आईपीएस डाला है, अगर रैंक अच्छी है तो आपको आईपीएस भी मिल जाएगा, अगर आपने प्रेफरेंस आईपीएस डाला है तो। ठीक है, तो ये थोड़ा यूपीएससी के बारे में बताया है। फिर भी अगर आप यूपीएससी के बारे में, आरएएस के बारे में
या किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो फुल डिटेल के साथ में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम नेक्स्ट क्लास 2 लेकर के आएंगे, आपके कमेंट को देख करके लेके आएंगे। कोशिश हम यही करेंगे, ठीक है। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश करने की बात कर रहा हूँ। अगर आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट आया और अगर जॉब अपॉर्चुनिटी आपने बात की है और जैसे ही हमको टाइम मिलता है तो हम क्या करेंगे उसके बारे में डिटेल के साथ में क्लास लेकर के आएंगे। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर बता दी हैं आपको। अब तो 12th वाले स्टूडेंटों के लिए तो हो गया होगा भाई श्योरिटी के भाई अब क्या करना है आगे। अब बात कर लेते हैं भाई 10th वाले स्टूडेंटों ने डिसाइड किया कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। मैंने आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की सभी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको बता दी हैं। अब आप उन सब जॉब अपॉर्चुनिटीज को देख करके और अपने इंटरेस्ट को जरूर ध्यान रखना है कि आपको मजा किस में आता है। देखो, पढ़ाई को जब तक आप मजा नहीं बनाओगे, जब तक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, मतलब अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है कोई एक सब्जेक्ट में या कोई जॉब आपने सोच रखी है कि भाई मुझे ये जॉब करनी ही है, फिर अगर आपने अपनी स्टडी को, अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को मजा बना लिया ना, जिस दिन आपने अपनी तैयारी को मजा बना लिया उसी दिन आप सोच लेना कि आप सफलता की तरफ जा रहे हो, अब बहुत अच्छी रफ्तार के साथ में, बहुत तेजी के साथ में, ठीक है। तो आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, आपको जो भी करना है आपके अकॉर्डिंग, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप कोई सब्जेक्ट ये ले लीजिए या वो ले लीजिए, आपके अकॉर्डिंग आपको जो भी ठीक लगता है वो सब्जेक्ट आप ले सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट जो होती है वो सबसे अच्छे दोस्त की तरह होती है, जीवन भर आपके साथ रहेगी बच्चों, ध्यान रखना है। सब्जेक्ट लेते समय आपको बहुत केयरफुली, बहुत सोच करके, बहुत मतलब ध्यान से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप लोगे वो सब्जेक्ट आपके साथ चलती रहेगी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो उस वजह से जो 10th वाले बच्चे हैं, आप सब्जेक्ट को बहुत सोच समझ करके डिसाइड करें कि मुझे क्या लेना है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है। जॉब अपॉर्चुनिटीज सब में बहुत सारी हैं अगर आप में क्वालिटी है तो, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि बाजार में मूंगफली आ जाने से बादामों के दाम नहीं गिरा करते हैं। तो अगर आप में क्वालिटी है भाई, कंपटीशन तो है बट रियल कंपटीशन नहीं है। समझ पा रहे हो? कंपटीशन तो बहुत है बट रियल कंपटीशन नहीं है। का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि कंपटीशन तो है भाई, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं ना जो सेलेक्ट भी हो रहे हैं भाई, तो तुम भी हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो उस वजह से अगर आप 10th में हैं तो आप एक सब्जेक्ट डिसाइड करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखकर या अपने ड्रीम को देखकर या अपने इंटरेस्ट को देखकर या अपने पैशन को देखकर एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, अपने लिए डिसाइड करें और उस सब्जेक्ट में अच्छे से क्या करें, आप मेहनत करें। अच्छे से अगर आप मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भर भर के हैं, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आपके कहने पर मैंने ये क्लास आपके लिए बना दी है। कैसी लगी ये क्लास आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस क्लास में कहीं मिस्टेक हुई हो तो उस मिस्टेक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप उससे अपनी डिमांड को, अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँ। तो कैसी लगी ये क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और देखते रहिए, बने रहिए कंसर्ट विद केएस सर के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।